आज हम हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व जाति और वाद, इसका जो हमारा एक मुख्य विषय है, महाभारत काल में जो पारिवारिक संबंध थे, जो बंधुत्व के नियम थे, उनकी क्या विशेषता थी या वे कौन से तत्व थे जो पारिवारिक संबंधों को निर्धारित करते थे, इसके ऊपर चर्चा करें। महाभारत काल में जो पारिवारिक संबंधों की सबसे पहली विशेषता थी वो है संयुक्त परिवार। महाभारत काल में जो भारतीय समाज था उसमें परिवारों की जो स्थिति थी वो संयुक्त थी, यानी कि एक ऐसा परिवार होता था जिसमें माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, यहाँ तक कि कुछ परिवारों में तो ममेरे और मौसेरे संबंधों को भी शामिल किया जाता था। तो इस तरह एक संयुक्त परिवार की परंपरा भारत में लंबे समय से चली आ रही, और जो ये परिवार था इसके जो विभिन्न सदस्य थे वे आपस में मिलजुल कर कार्य करते थे, एक दूसरे के साथ स्नेह और प्रेम पूर्वक निवास करते थे। दूसरी जो विशेषता थी महाभारत काल में परिवारों की पारिवारिक संबंधों की, वो थी रक्त संबंध की समानता। जो पारिवारिक संबंध थे, या हम ये कहे कि परिवार के एक सदस्य का दूसरे सदस्य से क्या रिश्ता होगा, इसको रक्त संबंध निर्धारित करता था। यानी कि कौन किसका मामा है, कौन मामी है, कौन भाई है, कौन बहन, ये सब जो संबंध थे इनको निर्धारित करने के लिए रक्त संबंध के सिद्धांत को अपनाया गया था। रक्त संबंधों के सबसे ज्यादा अनिवार्यता इसलिए थी क्योंकि जो वैवाहिक संबंध थे वो रक्त संबंधों में नहीं किए जा सकते थे, रक्त संबंधों से बाहर जाकर वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़ते थे। इसलिए परिवार में रक्त संबंधों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी समाज थे जिनमें रक्त संबंधों को इतनी ज्यादा अनिवार्यता नहीं दी गई थी, जैसे मुस्लिम समाज, जिनमें सिर्फ माँ बाप, भाई बहन के रिश्ते को छोड़कर ममेरे और मौसेरे रक्त संबंधों में विवाह संबंध स्थापित कर लिए जाते थे। तो वो इस चीज का एक अपवाद है। तीसरा है पितृ प्रधान परिवार। पितृ प्रधान परिवार से हमारा अभिप्राय उस परिवार से है जिसमें पुरुष को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती हो, पुरुष जिस परिवार में मुखिया की भूमिका अदा करता हो। महाभारत काल में जो अधिकतर परिवार थे, चाहे वो राजवंशों से संबंधित हो या आम जनता से संबंधित हो, उन सब में जो पितृ वंशिकता थी उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। यानी कि ये माना जाता था कि पुरुष ही या पुत्र ही घर की जो परंपरा है, वंश है, उसको आगे बढ़ाएगा। पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। बाप के बाद उसके जो सिंहासन, उसकी जो संपत्ति है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? पुरुष होगा। यानी कि उसका जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है वो उसका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी थे जिसमें मातृवंशिकता अपनाई गई थी, जैसे सातवाहन जो राजा थे उसमें मातृवंशिकता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। यानी कि जो वंश परंपरा थी वो माता की तरफ से आगे बढ़ती थी, यानी कि माता, उसके बाद उसकी बेटी, उसके बाद उसकी बेटी। लेकिन पुरुष प्रधान में या पितृ प्रधान में क्या होता है, पिता के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका प्रपोत्र, इस तरह वंश परंपरा आगे बढ़ाई जाती है। अगली जो विशेषता है वो थी एक परिवार के लोगों द्वारा सभी संसाधनों का मिलजुल कर प्रयोग करना। जो भी संसाधन होते थे, चाहे वो भोजन है, संपत्ति है, उन सब के ऊपर परिवार के सभी सदस्यों का समान रूप से अधिकार होता था। लेकिन राज जो कुल होते थे उनमें सिंहासन का उत्तराधिकारी सिर्फ उस राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था। अब बात आती है कि जो पितृवंशिकता थी महाभारत काल में या प्राचीन काल में, वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों थी? सबसे पहला उसका कारण है वंश परंपरा को सरल बनाने के लिए या वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। भारतीय जितने भी महाकाव्य हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में पुरुष प्रधान समाज की छवि को दिखाया गया है। यानी कि उत्तर का ही ये कर्तव्य दिया गया है
कि पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाएगा, वही वंश परंपरा के लिए जिम्मेदार है, पुत्री को नहीं। भारतीय इतिहास का जो एक प्राचीन ऋग्वेद है, उसके एक श्लोक में इंद्र को दिखाया गया है कि वो अपनी पुत्री के लिए कामना कर रहा है, उत्तम पुत्रों की प्राप्ति के लिए। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो वंश परंपरा थी उसको और ज्यादा आसान बनाने के लिए ही पितृवंशिकता अनिवार्य थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पितृवंशिकता को आगे बढ़ाने का जो कर्तव्य है वो किसका है। दूसरा है उत्तराधिकारी जो संबंधी झगड़े थे उनका समाधान करने के लिए भी पितृवंशिकता अनिवार्य थी। जो राजवंश थे उनमें उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों का हल करने के लिए ही पितृवंशिकता को अपनाया गया था, यानी कि जो राजा होता था उसके बाद उसका बेटा ही उसकी गद्दी का, उसके सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था। अगर पुत्र नहीं होता था तो उसके भाई या उसके भाई के जो लड़के थे वो उत्तराधिकारी, सिंहासन के उत्तराधिकारी होते थे। प्रभावती गुप्त एक ऐसी महिला थी जो यहाँ पर इस पितृवंशिकता का अपवाद बनी, जिसने सिंहासन का सुख भोगा, अपने पिता की संपत्ति पर भी कुछ अधिकार जताया। तो पितृवंशिकता इसीलिए अनिवार्य थी प्राचीन काल में कि एक तो वंश परंपरा को पता लगा जा सके कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, और दूसरी